मैं हूं आशीष कपूर और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। कई साल माली एक पेड़ लगाता है, कई साल उसकी सेवा की जाती है, लेकिन जब उसको फल लगना शुरू होते हैं उसकी खुशी या तो वो माली जानता है या तो वो फल खाने वाला भी जानता है। आज ऐसे ही एक पेड़ मेरे साथ है जिसके बीज उनके माता पिता ने जो है डाल दिए कई साल पहले, और आज उनको जब वो एक फल लगना शुरू हुए, जब एक सक्सेस मिलना शुरू हुई, उसकी खुशी जो होती है वो एक अलग ही उसकी एक जो सेंसेशन होती है वो रहती है। मेरे साथ हैं पार्थ गुप्ता जो यूपीएससी 2019 में जम्मू से, मैं कहूँगा ये हमारे अपने जम्मू के सन ऑफ साइल 240 रैंक लेके इन्होंने यूपीएससी में हम सबको प्राउड फील करवाया है। मेरे साथ यहाँ पे पार्थ हैं। पार्थ, कंग्रेचुलेशंस आपको। जिस तरह से मैं कह रहा था, जो फ्रूट्स अब बेयर करना शुरू कर दिए हैं आपकी मेहनत ने, वो आज खुशी काफ़ी हो रही होगी आपको उन फ्रूट्स को देखते हुए। थैंक यू आशीष जी। मुझे खुशी तो है इस बात की कि मतलब जो मेहनत है वो एक मुकाम पे पहुंची है आके। और इसी के साथ एक अब मतलब ये पहले भी मुझे लगता था कि यार एक बार क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद क्या, तो अब यही है कि अब इसके आगे और भी अच्छा करने की कोशिश रहेगी। इस बार हमने देखा जितने भी बच्चे यूपीएससी में जिन्होंने रैंक लाए हैं उनमें से कई सारे जो 3-4 बच्चे जो मेरी नज़र में थे ऐसे भी थे जिन्होंने लास्ट ईयर भी या पिछली बार भी उन्होंने जो है अटेम्प्ट किए थे और इस वक्त बेटर अपने आप को किया। पार्थ का भी कुछ ऐसा जो है कुछ एम है आने वाले सालों में? जी अभी तो वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैं जो सर्विस मिलेगी उसी में अच्छा करने के लिए करूँगा। आगे चेंज होता तो पता नहीं, अभी तो यही है फ़िलहाल इसी में। जिस तरह से सिविल सर्विसेज में काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, पार्थ का क्या एम था? किन सर्विसेज को लेके? आईएफएस को लेके था या आईएएस को लेके ही था? किस तरह की आईपीएस को था? आपका क्या एम था? मेरी पहली प्रेफरेंस तो आईएएस थी। ज़्यादातर लोगों की आईएएस होती है बिकॉज उसमें मतलब आप पॉलिसी मेकिंग लेवल पे आप काम कर सकते हो और मतलब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप मतलब ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो लास्ट मैन स्टैंडिंग उस तक इफ़ेक्ट करते हैं उसको। तो वो तो मेरा पहली प्रेफरेंस थी ही। और दूसरे नंबर पे मेरी फॉरेन सर्विसेज भी थी, क्योंकि आज के दौर में अगर देखें तो इंडिया को अच्छे डिप्लोमेट्स की ज़रूरत है। और मतलब अगर हमें जैसे कि आज का जो हमारा गोल है टू बी अ विश्व गुरु या जो कहें टू बी अ ग्लोबल सॉफ्ट पावर, तो उस गोल के लिए एक मुझे लगता है आईएफएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ये भी एक था। और तीसरे मेरी आईपीएस भी प्रेफरेंस रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हों तो ये एक बहुत मतलब इसेंशियल सर्विस होती है पब्लिक की। और अगर ये अच्छी होगी तो मतलब एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल पब्लिक का बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाता है। तो ये मेरी प्रेफरेंसेस थी 3। उसके अलावा बाकी सर्विसेज भी अच्छी हैं, क्योंकि जो मेरे मेंटर्स रहे हैं वो भी बाकी सर्विसेज से आईआरएस से हैं, तो मैंने उनको भी देखा है। उनकी सर्विसेज में भी ऐसे काफ़ी इम्पैक्टफुल डिसीजंस वो ले सकते हैं। तो वही है कि आगे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं बाकी सर्विस के अंदर, वो भी मैटर करता है। राइट। वाकई में पहले हम आईएएस के बारे में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तो सुनते थे, लेकिन जो बाकी सर्विसेज उनका पिछले कुछ सालों में, जैसे आईएफएस की बात करें, आपने बताया फॉरेन सर्विसेज की बात करें, जिस तरह से हमारे डिप्लोमेट्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है फॉरेन एम्बेसीज में या यूएन में मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो सर्विसेज भी फेवरेट बनती जा रही हैं। अब जैसे एस्पिरेंट्स का जो आईएएस करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। पार्थ, बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, सबने पूछा होगा आपको, मैं भी पूछ लूँगा एक बार। मोटिवेशन, क्योंकि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, मल्टी टायर एग्ज़ाम रहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें, सबसे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन आपके लिए आपके घर से रही, स्कूल से रही, कहाँ से रही आपके लिए मोटिवेशन? मेरे लिए मोटिवेशन मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स मिलके, क्योंकि मैं मतलब ऐसा हूँ कि मैं एकदम से डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं पूरा सोच समझ के ही डिसीजन लेता हूँ। तो मुझे ये लगता था कि यार बहुत सारी चीज़ें मिलके ही मुझे ये फोर्स किया होगा ये डिसीजन लेने पे। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मैं तब भी वहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा था। तो उस समय मुझे लगा था यार कि ये मेरे को काम मतलब पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा था कि जो लोग हैं, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उन सबको हेल्प करना, उनको बताना कि ये कंपनी आ रही है, कंपनी वालों को बुलाना, तो वो काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद जब मैं कंपनी में काम कर रहा था सैमसंग में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो तब भी मुझे ये लगा कि जो इंडिया में जो रिसर्च हो रही है, क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द कोर रिसर्च टीम्स अर्लियर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो मुझे यही लगा कि इंडिया में जो रिसर्च हो रही है वो उस लेवल की नहीं है जो बाहर होती है, खासकर एमएनसीज़ में जो बाहर जिनका हेडक्वार्टर है।
तो मुझे लगता था कि यार अगर इंडिया में करना है तो हमें पॉलिसी लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें एजुकेशन को काफ़ी इम्प्रूव करना है। तो मुझे यही था यार, ये तो सिविल सर्विसेज में जाके ही हो सकता है। और फिर यही था कि बाकी पेरेंट्स की तरफ से हमेशा सपोर्ट था, और मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते थे, क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी थे जो इसमें कर रहे थे शुरू तैयारी। आपके साथ ही? हाँ हाँ, तो उन्होंने भी कहा कि यार तू कर सकता है, तो मैंने एक स्टेप लिया फॉरवर्ड। और जर्नी तो लंबी रही, पर यही था कि सपोर्ट था सबका, तो फाइनली इट पेड। So there have been multiple motivational factors for you, I would say, right? So IAS की जब बात करते हैं हम पार्थ, हम देखते हैं कि इसमें एक तो काफ़ी एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस, काफ़ी ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज जो होती है, काफ़ी सारा एरियाज़ जो होते हैं आपके, उनकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है आपका। IAS में आपके जब आप तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग आपने बताया मुझे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपकी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आप कहीं पहले सैमसंग में भी आपने जॉब किया बेंगलोर में। तो उस दौरान किस तरह से, मतलब राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू IAS, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो शायद हमने 10th के बाद जो पढ़े नहीं होते हैं जब आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो किस तरह से कोप अप किया आपने सारा इसके साथ, और सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो एक्चुअली ज़्यादा शिफ्ट तो था ही, बट आई विल थैंक माई मेंटर मिस्टर गोपा कुमार, जो केरला से हैं, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग इन बैंगलोर। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि बहुत चीज़ें होती हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो बंदा इजीली मिसगाइड हो सकता है कोई भी। और जो इंजीनियर्स होते हैं, जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना, मैंने देखा है वो जो थ्योरेटिकल ज़्यादा वो होता है ना, उससे भागते हैं। हिस्ट्री तो एक तरह से एनिमी लगती है, 10th के बाद दोबारा नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल, ये एक फियर फैक्टर होता है हिस्ट्री के साथ, बट इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ गोपा कुमार सर को, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि, और बाकी भी जो वहाँ टीचर थे जैसे शोभन सर, तो उन्होंने यही कहा था कि यार हिस्ट्री इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड डेट्स एंड फिगर्स। तो यहाँ पर जो एनालिसिस होता है ऑफ अंडर करंट्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और ये मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा, और फाइनली इट पेड ऑफ। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि इंजीनियर्स को एक मुश्किल आती है, तो मुश्किल तो आती है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी होता है और हिस्ट्री और सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स, बट उसके साथ एक एडवांटेज भी होती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड को नहीं होती है, जैसे कि साइंस एंड टेक और GS2 जो प्रीलिम्स में होता है, तो उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो वो भी एक रहता है। बाकी यही है कि अगर आपने एम लिया है कुछ लाइफ में, तो कुछ एफ़र्ट तो करने पड़ेंगे, तो यही है कि थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट कर लिया तो कोई इशू नहीं है। पार्थ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मल्टी टायर है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, GS इसमें रहता है आपका। कितना मुश्किल रहा होगा वो समय जब प्रीलिम्स हो गया, मेंस की बारी थी, फिर आपकी इंटरव्यूज़ की बारी थी, काफ़ी एक तनावपूर्ण वो जो समय रहता है वो पूरा का पूरा। किस तरह से फैमिली सपोर्ट उस समय, क्योंकि मुझे पता है माँ बाप जो हैं वो सबसे पहले सपोर्ट उनकी रहती है उस चीज़ में, नहीं बेटा तेरे से हो जाएगा, कोई बात नहीं। किस तरह से वो सारा समय रहा, कोई जिस तरह से, क्योंकि हमें देख रहे होंगे कई सारे ऐसे बच्चे भी जो तैयारी कर रहे होंगे IAS की, जिन्होंने 2020 में प्लान किया होगा आगे जाने का, उनके लिए मतलब थोड़ा सा अगर आप बता सकें किस तरह से हैंडल करते हैं उस प्रेशर को? एक्चुअली अगर आप देखें इस एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है कि जून जुलाई के महीने में, अब तो थोड़ा डिले हो गया, अब अक्टूबर में है प्रीलिम्स, तो जनरली जब प्रीलिम्स होता है उसके 3.5 महीने बाद मेंस होता है, तो ये पीरियड किसी के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो कुछ और सोच सके, तो दिस इज़ लाइक डू और डाई पीरियड। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद का जो पीरियड होता है, इट इज़ लाइक बहुत सारे लोग खाली एकदम फील करते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे टेंशन में होते हैं क्योंकि उनके पेपर अच्छे नहीं हुए होते हैं। तो ये पीरियड होता है जब लोग कहते हैं कि वी शुड फोकस ऑन बिल्डिंग आवर नॉलेज, क्योंकि इंटरव्यू आने वाला होता है। और फिर इंटरव्यू के टाइम पे एक अलग तरह की एंग्जाइटी होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से पूछ लेंगे और क्या पूछेंगे। तो वो तो रहता है, हर एक फेज़ में अलग तरह की एंग्जाइटी होती है। और मैं यही कहूँगा कि जैसे मेरा था, तो मेरा जब 2015 और 16 में जब मैंने दिया, 2016 में इतनी तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि मैं तब जॉब भी कर रहा था, तो बाई चांस मेरा प्रीलिम्स हो गया। बट फिर मेंस के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पजल हो गया, क्योंकि मैंने तैयारी इतनी नहीं करी थी, तो अल्टीमेटली उसमें नहीं हुआ था मेरा। कहीं ना कहीं उससे मैं ये भी रहा होगा, चलो यार जॉब छोड़ देता हूँ, इसी की तैयारी करता हूँ सिर्फ अब, तो हाँ। वो प्रेशर भी एक रहता है, मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं। वो एक्चुअली वही था कि मुझे फिर क्लैरिटी हो गई थी थोड़ी कि यार फिर अब इसी तरफ जाना है, तो लेट्स गिव अ फुल फ्लेज्ड अटेम्प्ट। तो फिर उसके बाद मैंने तैयारी भी अच्छे से करी, अपने ऑप्शनल को अच्छी तरह प्रिपेयर किया,
और इसमें यही कहूँगा एस्पिरेंट्स को भी, अगर कोई कर रहा है तो कि अपना ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर लो बिफोर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, 1 और 2 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स। अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है तो प्रीलिम्स के बाद आपको ज़्यादा मतलब ऐसे टेंशन एंग्जाइटी नहीं होगी। आपको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जीएस के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए अपने करंट अफेयर्स के और स्टैटिक पोर्शन के, और उसी को रिवाइज़ करते रहिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए। तो ये 3 महीने जो होंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, ये तो आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास काम बहुत होगा करने को। उसके बाद का जो टाइम होता है तब आपको अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ और ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था। तो उस समय यही है कि आप कुछ अपनी हॉबी परस्यू करिए या जो भी आप मतलब करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू आने वाला है। तो स्टे फोकस्ड, यही मेरा मैसेज होगा। मैं ये भी पूछने वाला था भी, जैसे प्रीलिम्स होते हैं, प्रीलिम्स से पहले काफ़ी सारा बच्चा जो है एक रेस में होता है, लेकिन जैसे वो रेस में बच्चा कम होना शुरू होता है, चाहे वो मेंस हो फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ हो, तनाव बढ़ता जाता है या थोड़ा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है? एक्चुअली मैंने कभी प्रीलिम्स और मेंस में तो इतना मैंने टेंशन फील नहीं करी, क्योंकि मेंस में मुझे, क्योंकि मेरे जो सर थे वो भी यही कहते थे, यार इफ़ यू राइट ऑल 20 क्वेश्चन इन ऑल द पेपर्स, तो चांसेस आर फेयरली हाई और तुम्हारी राइटिंग भी ठीक है, योर राइटिंग कंटेंट इज़ गुड। तो वही था कि इसमें इतनी टेंशन नहीं थी, बट इंटरव्यू में तो टेंशन थी, क्योंकि वही होता है, फाइनल फेज़ होता है, इट्स अ डू और डाई थिंग। तो डेफिनेटली अगर आप फाइनल लिस्ट में हो, फाइनल 1000 में हो, तो इट्स गुड, अदरवाइज़ आपके पास कुछ भी नहीं होता है दिखाने को। तो टेंशन तो होती है, बट इसको आपको कंट्रोल में करना पड़ेगा। सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड, बट वही है, इसको मैनेज करना ज़रूरी है। आपके पास आने से पहले मैं कुछ मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहा था कि किस तरह से इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं आईएएस के। काफ़ी भारी भरकम पैनल बैठा होता है इंटरव्यूज़ लेने के लिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? कुछ ऐसा इंसिडेंट आपको उस इंटरव्यू का याद है जो आप शेयर करना चाहो? कुछ ऐसा जो आपको शायद कई सालों तक याद रहे, ऐसा कुछ उस इंटरव्यू का? क्योंकि मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में एक डिफरेंस होता है। वहाँ पता होता है मॉक इंटरव्यू हुआ, तैयारी कर रही है, कोई बात नहीं, कुछ हो जाए, नहीं भी होगा तो चलेगा। इधर जब वो नहीं होगा तो बड़ा कुछ हो जाएगा, तो इधर परफॉर्म करने का जो प्रेशर होता है वो रहता है। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट्स वहाँ का, कुछ ऐसा, कुछ एक बात आपको याद हो उस इंटरव्यू की? एक्चुअली मुझे 2 बातें याद आ चुकी है, क्योंकि मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ अब, तो बहुत सारे इंसिडेंट हो गए हैं मेरे साथ। तो एक्चुअली दिस वाज इन 2018 एग्ज़ामिनेशन। तब क्योंकि मेरे तब जो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, वो बिकॉज आई एम फ्रॉम जम्मू, तो उन्होंने मेरे से पूछा, डू यू नो अबाउट परिमंडल? परिमंडल, ओके। जी। तो मैंने पुरमंडल सुना है, हमने ज़्यादा डोगरी जो स्पीकर्स हैं, तो मे बी उन्होंने, पैनल मेंबर ने शायद गूगल पे सर्च किया, जो भी उन्होंने देखा। तो बिकॉज़ वो पैनल मेंबर जो थे, 5th पैनल मेंबर थे, तब तक सभी से मैं अभी तक कन्वर्स कर चुका था, और आई वाज लाइक ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, यस। तो उस समय मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा था। सो फाइनली आई सेड, सर, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। And immediately I stepped out of the room. I realized it. He was Parmandal. He was talking about Parmandal. तो ये एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट जो इस साल इंटरव्यू में हुआ था वो यही था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में। तो द चेयर वुमेन मिस स्मिता नागराज मैम, उन्होंने मेरे से पूछा कि पार्थ, वाई डू यू थिंक, सॉरी, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न स्टेट्स? तो मैंने आंसर दिया, मैम, इट इज़ मेनली ड्यू टू द पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स। तो उन्होंने कहा, डू यू थिंक पैट्रियार्की इज़ बैड? तो मुझे ये मेरे को काफ़ी एक डबल एज क्वेश्चन लगा, क्योंकि सो व्हाट वाज योर आंसर एट दैट टाइम? मैंने उस समय यही कहा कि मैम, एनी सिस्टम, वेदर पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, in that system, someone, because in a marriage one person has to go to other person's home, so that is acceptable, but to give one gender the ownership of other gender, that is actually wrong. तो मैंने यही आंसर दिया था तब, और मुझे तब तो मैंने एकदम से आंसर दे दिया था, तो मुझे बाद में लगा कि यार शायद इस बार मैंने ये अच्छा आंसर दे दिया हो। अब पता नहीं, बाकी अभी स्कोर्स तो आने हैं, तो लेट्स सी। पर ये कुछ मोमेंट्स थे अब जो याद। पार्थ, प्रिपरेशन आपने 5 अटैम्प्ट दिए हैं, प्रिपरेशन के दौरान कुछ आपके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे मेमोरीज जो आप शायद शेयर करना चाहें हमारे साथ? काफ़ी सारी होंगी, मैं तो कहूँगा। जी बिल्कुल। मेमोरीज़ यही थी कि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं,
जब आपकी हर एक स्टेज क्लियर होती है तो आपको मतलब एक फीलिंग ऑफ मोटिवेशन आती है, आपको खुशी भी होती है। जब घर पे बता दो, घर पे भी थोड़ी रिलैक्स होते हैं सभी। पर फिर वही होता है कि जब एक फेलियर भी आता है, सेटबैक भी लगती है, तो उससे आपको टेंशन भी हो जाती है। तो वही था, जैसे अब कभी कभी रात को नींद नहीं आ रही है, ये वो बहुत इस तरह की टेंशन होती है, या कभी मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या मैनेज नहीं हो पा रही है स्टडीज़। तो वही जो नॉर्मल एक एस्पिरेंट के साथ होता है वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ ही था। पर ये है कि इससे उभर के आना, उसमें ये कि आप थोड़ा सा मतलब अपना टाइम अपने आप को दो, कि जो जिसमें मतलब आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। थोड़ा घर वालों से बात करो, फ्रेंड से बात करो, अपने मेंटर्स जो हैं उनसे बात करो, और बाकी थोड़ा अपना कॉमेडी वीडियोस देख लो, उससे ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए अपने जी, आप को। बिल्कुल। अब नींद अच्छे से आएगी। नींद तो अभी भी नहीं आ रही है, क्योंकि आजकल फ़ोन बहुत आ रहे हैं। अरे वो तो आएंगे थोड़े दिन, अभी आपको इसके साथ भी बेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा। जी कंग्रेचुलेशन मैसेजेस आपको काफ़ी आएंगे, काफ़ी लोग आपको, हम जैसे भी काफ़ी लोग आपको जो अप्रोच करेंगे, ताकि जो आपको बाकी फॉलो करने वाले हैं वो आपसे मोटिवेशंस ले सकें। तो लास्ट में मैं यही एक मोटिवेशनल मैसेज लेना चाहूँगा आपसे, बाकी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो भी उस कतार में हैं, और जो जैसे आपने 5 बार अटैम्प्ट किया, आपको फेलियर्स भी जो हैं वो टेस्ट करने पड़े कहीं ना कहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू अचीव व्हाट यू वांटेड टू बी। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो 2 बार 3 बार इस तरह से अटैम्प्ट करके भी जो है उनको वो सक्सेस जो है टेस्ट नहीं हो पाई। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? देखिए, पहले तो मैं उन्हीं को एड्रेस करना चाहूँगा जो इस बार दे रहे थे और जिनका अनएक्सपेक्टेडली जिनका नहीं हो पाया। तो डोंट बी डीमोटिवेटेड यार। मतलब थोड़ा बहुत तो लगता ही है हर एक को, वो नेचुरल भी है, क्योंकि अगर वो होगा तो ही आप इम्प्रूव करोगे और अगला अटैम्प्ट अच्छे से दोगे। बट डोंट गेट टू मच डीमोटिवेटेड। टॉक टू योर फेवरेट पीपल लाइक हु कैन मोटिवेट यू फर्दर। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, थोड़ा आप एक छोटा सा ब्रेक ले पाएंगे, और फिर दोबारा से आप अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो उनके लिए ये मैसेज होगा। और बाकी जो भी तैयारी शुरू कर रहे हो उनके लिए यही है कि यार स्टे फोकस्ड। जो आप कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से पहले जान लो, देख लो कि क्या कर रहे हो, पूरा सिलेबस वगैरह उस हिसाब से पढ़ो। डोंट फॉल इनटू रैट रेस ऑफ गिविंग मोर टेस्ट्स एंड स्टडिंग मोर मटेरियल। जो मतलब लिमिटेड रखो अपनी चीज़ों को, बस उसी को ज़्यादा रिवाइज करो, यही मैं उनको कहूँगा। थैंक यू पार्थ, थैंक यू। तो आपने समय दिया हमें इस टाइम। मुझे पता है आपके पास काफ़ी जमावड़ा है लोगों का, आपके रिलेटिव्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आपको विजिट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने समय दिया हमें। मैं आपका, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस पार्थ, एंड आई विश यू अ सक्सेस इन योर फ्यूचर। और मैं उन सबको भी यहाँ पे जो भी पार्थ का मैसेज था वही फॉरवर्ड करना चाहूँगा, वही दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि डोंट फील मोटिवेटेड। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको टेस्ट हर चीज़ करनी पड़ती है। वो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं सिखाते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं दोबारा से आगे और अच्छा करने के लिए। हर इंसान की लाइफ में आते हैं, किसी में किस अलग शेप में आते हैं, किसी के पास जो है अलग फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, इसको इनको फील करते जाइए, मज़ा लेते जाइए इन एक्सपीरियंसेस का, और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।